जय हिंद प्यारे बच्चों। और आज के सेशन में जैसे कि पैट परीक्षा के लिए हम लोग लगातार क्लासेस पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा सेशन था वो ऋग्वैदिक काल तक हमने समाप्त कर लिया था। ऋग्वैदिक काल के आगे की जो कहानी है वो अभी हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। इसके आगे की कहानी उत्तर वैदिक काल के नाम से जानी जाती है। किस नाम से बेटा? उत्तर वैदिक। सारे बच्चे नोट करते चलिए। उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल जो है ऋग्वेद के बाद जो काल आता है वो उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल के दौरान उत्तर वैदिक काल आता है और 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये चला कब तक चला भैया? 1000 से 600 तक। अब इसके बारे में और भी चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहले जैसे पैट परीक्षा के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो मेन बिंदुओं पे हम लोग फोकस करेंगे, वो आगे निकल जाएंगे। ठीक है, कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लोह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत किसकी? लोह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत इसी समय हुई। ठीक है, लोह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत कब हुई? उत्तर वैदिक काल में भैया लोह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत हुई। ठीक है, और इसके साथ और भी है कि यहाँ पर क्या चल रहा था, कैसे लोग थे, सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो सामाजिक व्यवस्था का जो आधार था, सामाजिक व्यवस्था का जो आधार था, सामाजिक व्यवस्था का आधार तो वो थी क्या? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था का आधार यहाँ पर वर्ण व्यवस्था था। कौन सी व्यवस्था था? वर्ण व्यवस्था था। इसी टाइम पे नर्मदा है, सदा नीरा है, इन नदियों का भी उल्लेख मिलती है। और नर्मदा को इस टाइम पे क्या रेवा के नाम से ज्यादा था। नदियों का जो उल्लेख मिलता है कि रेवा है, रेवा। नदियां कौन सी थी बेटा? यहाँ पे नदियां, तो नदियां अगर आप देख पा रहे होंगे हमें, तो यहाँ पे देखिए पहली जो नदी है रेवा के नाम से, और रेवा का नाम मतलब नर्मदा नदी। ठीक है, तो एक तो नर्मदा का उल्लेख मिलता है, दूसरी जो नदी का उल्लेख मिलता है सदा नीरा। सदा नीरा कौन सी? सदा नीरा। और सदा नीरा का मतलब है गंडक। सदा नीरा बेटा, और सदा नीरा मतलब नदी का नाम क्या हो गया? सदा नीरा का गंडक नदी। ठीक है, इन नदियों का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है। इसके साथ साथ और अगर हम जाएंगे तो इसी समय समाज में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 4 वर्ण हो गए थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि मैंने इसके पहले इसकी उत्पत्ति आपको बताई थी कि इन लोगों की उत्पत्ति यहाँ से, इन वर्णों की उत्पत्ति कैसी हुई। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर पर्याप्त मात्रा है। और थोड़ा सा क्या हुआ, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में अच्छी स्थिति थी, स्त्रियां पढ़ने का, शिक्षा का, सारी व्यवस्था। इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में थोड़ा सा गिरावट आई है ना। क्या गई भैया? गिरावट आ गई। ठीक है, अब इसके बाद आगे अगर हम लोग थोड़ा और देखेंगे तो समाज कैसा है? समाज तो वही रहेगा, समाज थोड़ी बढ़ेगा। तो कैसा होगा भैया? पितृसत्तात्मक होगा। पितृसत्तात्मक समाज चलेगा। यहाँ पर समाज की स्थिति कैसी रहेगी? पितृसत्तात्मक रहेगी। ठीक है, और एक सर्वप्रथम एक और चीज है, जाबालोप उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। यहाँ पर जाबालोप उपनिषद मिलेगा आपको आगे, जाबालोप उपनिषद, जाबालोप उपनिषद। इसमें 4 वर्णों की, कितना? 4 वर्णों या चारों आश्रमों की जानकारी मिलती है कि इस समय 4 वर्ण यानी 4 आश्रम कौन कौन से थे। 4 आश्रम बेटा आपके थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। कौन कौन सा? ब्रह्मचर्य होता था एक, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, ब्रह्मचर्य एक होता था, वानप्रस्थ
वानप्रस्थ, संन्यास, और एक बात की एक और अगर अपन देख रहे हैं तो संन्यास गृहस्थ नहीं लिखा आपने ना अभी, गृहस्थ जो शादी के बाद होता है, गृहस्थ जीवन भी होता है। तो इन चारों आश्रमों की चर्चा इस समय देखने को मिलती है हमें, ठीक है, कि समाज में 4 प्रकार के आश्रम थे। एक था ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ जीवन। ये व्यक्ति को चारों चारों 4 भागों में आपका पूरा जीवन निकल जाता था, कह सकते हो आप, ठीक है। अब 8 प्रकार के विवाह थे, ये सब पढ़ना नहीं है। और यहाँ पर राजा की दैवीय उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, और राजा की दैवीय उत्पत्ति का उल्लेख, दैवीय उत्पत्ति के देवताओं के द्वारा राजा की उत्पत्ति होती है। और दैवीय उत्पत्ति का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है कौन से, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। कौन से में, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम दैवीय राजा की दैवीय उत्पत्ति का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। अब इस काल में जो पहले जो सभा और समिति नाम की जो संस्थाएं थी, एक सभा थी तो एक समिति थी, जो वैदिक काल में थी, ऋग्वैदिक काल में, तो इनकी जो शक्ति थी, यहाँ आते आते इनकी शक्ति कैसी हो गई, क्षीण हो गई। और इसके पहले इनकी शक्ति बहुत अच्छे रूप में काम कर रही थी, है ना। इनकी बातों को सुना जाता था, इनकी बातों को समझा जाता था, इनके अनुसार कार्य किया जाता था। तो ये भी यहाँ पे चलता रहा है। पहले एक आरंभ में पांचाल नाम के एक कबीले का भी उल्लेख मिलता है, पांचाल का, बाद में वह एक पांचाल प्रदेश बन गया था। तो ये सब चीजें यहाँ पर हम लोग देखते हुए निकल लेंगे। इसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं बेटा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर पहली बार अंतरजी खेड़ा से कृषि संबंधित लोहे के उपकरण मिले। अगर ये आ जाए कि लोहे के उपकरण कहाँ से मिले, तो इस काल में अंतरजी खेड़ा, कहाँ से बेटा, अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा से क्या मिला, कृषि से संबंधित लोहे के उपकरण। कृषि से संबंधित लोहे के उपकरण कहाँ से मिले, अंतरजी खेड़ा से। तो बेटा इसको भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ये सब चीजें आपकी रहेंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए आप निकल जाएंगे, ठीक है। अब प्रमुख दर्शन है, उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। प्रमुख दर्शन, प्रमुख दर्शन में सीधा सीधा आपको याद रखना है, जो कि पेपर में सीधा क्वेश्चन फंसता है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है कि चावार्क दर्शन के प्रवर्तक कौन है। उन्होंने कहा चावार्क, चावार्क दर्शन के प्रवर्तक, चावार्क दर्शन के प्रवर्तक। और उन्होंने कहा चावार्क दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है, चावार्क ही हैं। कौन है, चावार्क है, ठीक है। इसी प्रकार आप योग भैया सबको पता है, योग दर्शन का कौन है, योग दर्शन के जो हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। कौन है, पतंजलि, पतंजलि है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम इसमें जोड़ लेते हैं, सांख्य, सांख्य दर्शन के कौन है, तो सांख्य के कपिल हैं। सांख्य के कौन है, कपिल मुनि, तो कपिल। और न्याय के, न्याय दर्शन, तो याद रखना सांख्य के कपिल होंगे तो न्याय के हो जाएंगे गौतम। बेटा ये याद रख लो, नोट कर लो, ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पेपर में पूछे गए हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे गौतम मुनि। इसके साथ और भी आप लिख सकते हैं, पूर्व मीमांसा है, तो जैमिनी जी द्वारा परिवर्तन किया गया इसका, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के कौन है, जैमिनी, जैमिनी, पूर्व मीमांसा का कौन हो जाएगा, जैमिनी हो जाएंगे। और वैशेषिक के कड़ाद्या उलूक, वैशेषिक के कौन होंगे बेटा, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन होंगे, कड़ाद या उलूक। इनको पढ़ लेना है, एकदम अच्छे से याद कर लेना। मतलब योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और वैशेषिक दर्शन कड़ाद्या उलूक। इन सबको बेटा आपको दिमाग में बिठालना है और याद करना है ना, कि मंजिल की चाह में कुछ तो पाना होगा, कुछ खोना होगा।
और मंजिल पहुंचने के लिए थोड़ा थोड़ा रोना होगा, लेकिन संघर्षों से लड़के आगे बढ़ जाना होगा और तुम्हें एक दिन कामयाब हो जाना होगा, तुम्हें एक दिन कामयाब हो जाना होगा। तो बेटा ये याद रखिएगा, ये तो चलता ही रहेगा, जीवन है, आप बस अपने पे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम क्लिक करा देते हैं, जो कि आपके लिए, आप पीछे वेद में हमने पढ़ा दिया, वीडियो में डला हुआ है, अगर नहीं आता है कि ऋग्वेद के पुरोहित कौन थे, तो ऋग्वेद में कौन था? ऋग्वेद में पुरोहित को कहा जाता था होत्र। होत्र, ऋग्वेद जो पढ़ता था उसके पुरोहित को क्या कहते थे? होत्र। अब जब ऋग्वेद में होत्र था तो सामवेद में कौन था? शाम। शाम मतलब गान, साम वेद हैं, कौन था? उदगाता। उदगाता, शाम का कौन था? उदगाता। यजुर्वेद का अर्धायु। यजुर्वेद का कौन था? यजुर्वेद में कौन था? अर्धायु। ठीक है, यजुर्वेद में अर्धायु और अथर्ववेद में ब्रह्म। ब्रह्म, ठीक है, ये आपको रट लेना है, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी है बेटा, तो हम लोग उसको भी अभी देख लेते हैं, मेन मेन चीजों को। सारी तो नहीं देख पाओगे आप। 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों के बारे में आपने कहानियां सुनी होगी, मैंने भी आपको कई वीडियो में इसको पढ़ाया है। अब 16 महाजनपदों के जब उदय होंगे तो हमें मेन मेन देखना है उनकी राजधानी और महाजनपद। 16 महाजनपद की राजधानी, ठीक है, 16 महाजनपद। अब बेटा इसमें 16 महाजनपद में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। सबसे पहला अगर हम कोई क्वेश्चन आपको देने वाले हैं तो सीधा सीधा है कि काशी, काशी की राजधानी क्या थी? काशी की राजधानी, तो इसकी राजधानी थी वाराणसी। क्या थी? वाराणसी, ठीक है। काशी की राजधानी बनारसी होगा, इसको हम वाराणसी के नाम से संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। अब कौशल आ जाओ, तो कौशल की क्या होगी भैया? श्रावस्ती, अयोध्या।